नहीं है। दरअसल वो अब्दुल हबीब मारफानी साहब जो थे, उन्होंने पूछा सुभाष बाबू से कि आपको कितना चंदा चाहिए। तो सुभाष बाबू ने यही कोई 50 लाख रुपए उनसे कहा कि आप इतना इंतज़ाम करवा दीजिए। तो मारफानी साहब ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए का चंदा 9 जुलाई नेताजी का वो साथी था, नज़ीर अहमद का नाम आप ख़ास तौर पे याद रखिए कि नेताजी के ऊपर जब हमला किया गया तो नज़ीर अहमद साहब बीच में आ गए और उन्होंने उस हमले का सामना किया और नज़ीर अहमद साहब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचाते हुए जाँ बहक हो गए, शहीद। कहिए कि भारत की धरती पर सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का तिरंगा लहराने वाले बंदे का अगर नाम था तो कर्नल शौकत अली मलिक थे। ये अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर अज़ीज़ुद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। 23 जनवरी सन 1897 उड़ीसा का ज़िला कटक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दरअसल आज यौम पैदाइश है। अगर नेताजी होते तो आज 125 साल के होते। बहुत अहमियत का दिन है आज। हम बात करेंगे नेताजी के हवाले से आज के एपिसोड में। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें। हमारे एपिसोड पसंद आए तो आप उसको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट का इजहार यानी ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। तो हम बात करेंगे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं। एक तो चर्चा ये है कि एक भारत का एक हार्ड लाइन हम कह सकते हैं, जिनको एक कोर हिंदुत्ववादी जो ग्रोह है वो नेताजी की शख्सियत को इस तरीके से साबित करने पर तुला हुआ है कि वो बहुत कट्टरवाद थे, ख़ास तौर पे गांधी, कांग्रेस, नेहरू, पटेल, आज़ाद सबके ख़िलाफ़ थे और उनका एक अलग ही लाइन थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेताजी ने जब आज़ाद हिंद फौज में डिवीज़न बनाई तो 3 डिवीज़न बनाई थी। उसमें जो उन्होंने नाम रखा था, एक का नाम गांधी के ऊपर, एक का नाम मौलाना आज़ाद के ऊपर यानी आज़ाद रेजिमेंट, एक का नाम जवाहरलाल नेहरू के ऊपर यानी जवाहर रेजिमेंट के नाम से उन्होंने रखा था। ये बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक दूसरा ही ग्रुप जो बहुत ज़्यादा कट्टरवाद की तरफ देश को ले जाना चाहता है, वो नेताजी को एक हार्ड लाइन हिंदुत्व की तरफ ढकेलता है, उनके व्यक्तित्व को, उनकी शख्सियत को। जबकि इतिहास की अगर किताबें हम पन्ने उल्टें तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। नेताजी बहुत शानदार शख्सियत के मालिक थे, बल्कि वो पहले शख्स थे जो गालिबन 1930 में ही उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेज़ भारत को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो हिंदुस्तान के टुकड़े करवा कर ही मानेंगे। बात अब नेताजी की शख्सियत और मुसलमानों के किरदार पर कि मुसलमानों का किरदार नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में क्या था। दरअसल इसकी ज़रूरत आज आन पड़ी है, क्योंकि नेताजी की शख्सियत को किस तरीके से साबित किया जा रहा है वो आप सब लोग जानते हैं। बात अगर हम 1939 की करें, जब पूरी दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अजीम के बादल छाए हुए थे, क्या जंग शुरू हो चुकी थी, तो नेताजी को भी ऐसा लगने लगा था जब जर्मनी और जापान का ग्रुप बहुत ज़्यादा हावी हो गया था। नेताजी चाहते थे कि इनकी मदद लेकर क्यों ना एक फ़ौज तैयार की जाए और भारत को फ़ौज के तरीके से, गांधी के तरीके से नहीं बल्कि फ़ौज के तरीके से भारत को आज़ाद किया जाए और उसकी शुरुआत उन्होंने करनी चाहिए। हालांकि मोहन सिंह नाम के एक ब्रिगेडियर थे, वो आज़ाद हिंद फ़ौज को बना चुके थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दरअसल आज़ाद हिंद फौज को, उसी टुकड़ी को नए तरीके से तश्कील दी। अब जाहिर बात है कि अगर हम कोई फ़ौज बनाते हैं तो फ़ौज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की, धन की ज़रूरत पड़ती है। तो किताबों में आता है, देखिए मैंने बहुत सारी से निकाले हैं कि एक नाम आता है अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी। इनका ताल्लुक़ गुजरात के कच्छी बिरादरी से था, मेमन बिरादरी से था। ये दोहरा जी के रहने वाले थे। क्या आज़ाद हिंद फौज के लिए माली ताउन की जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने बर्मा में चंदा देने की अपील की, तो फ़ौरन एक मुसलमान, दरअसल वो अब्दुल हबीब मारफानी साहब जो थे, उन्होंने पूछा सुभाष बाबू से कि आपको कितना चंदा चाहिए। तो सुभाष बाबू ने यही कोई 50 लाख रुपए उनसे कहा कि आप
इतना इंतज़ाम करवा दीजिए। तो मारफानी साहब ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए का चंदा 9 जुलाई 1944 को रंगून के सिटी हॉल में सुभाष बाबू के हवाले किया। आप सोचिए, अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी साहब ने उस ज़माने में 1 करोड़ 34 लाख रुपए का चंदा सुभाष बाबू को दिया था। उसके बाद 21 जुलाई, ये तो 9 जुलाई की बात थी। 21 जुलाई की अगर बात करें तो रंगून सिटी हॉल में नेताजी को जो मालाएं पहनाई गई थी, हार जो पहनाए गए थे, उन हार को उनकी बेगम ने बहुत सारे पैसे देकर उन हारों को भी ख़रीद लिया था। अपने कहते हैं कि अपने सारे जेवर दे दिए थे। और एक साहब थे अहमद इब्राहिम एंड ब्रदर्स, उन्होंने 30 लाख रुपए दिए थे। हाजी दाऊद एंड कंपनी ने 15 लाख रुपए दिए थे। और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहादुर शाह जफर के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए गए तो हबीब सेठ थे, उन्होंने 5 लाख रुपये का चंदा दिया। जो उस वक्त की वहाँ पर मेमन जो कम्युनिटी है गुजरात की, जो सारे हिंदुस्तान में हर शहरों में लगभग आपको मिल जाएगी, वो रंगून में भी उस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में आबाद थी। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सुभाष चंद्र बोस की मदद की। आज़ाद हिंद फौज को पैसे के एतबार से बहुत सारी मदद की। उसके बाद अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज की, कि उनकी फ़ौज में मुसलमानों का क्या किरदार था और वो कितने करीब थे, तो आप सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे। जब वो जर्मनी गए आज़ाद हिंद फौज को बनाने के लिए, तो आता है कि मेजर आबिद हसन थे जो सबसे पहले उनके साथ जुड़े थे, हैदराबाद के रहने वाले थे। वो मेडिसिन की पढ़ाई उस वक्त जर्मनी में कर रहे थे। उनको जब पता लगा तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया और एक अफसर की हैसियत से वो उसमें काम करने लगे। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर जनरल शाहनवाज़ खान की। आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं जनरल शाहनवाज़ खान को, कि शाहनवाज़ खान के ऊपर लाल किले में भी मुकदमा चलाया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और आज़ादी के बाद नेहरू कैबिनेट में, शास्त्री कैबिनेट में, इंदिरा कैबिनेट में मंत्री रहे, कई बार सांसद रहे और कई सारी स्टैंडिंग कमेटियों के अध्यक्ष भी रहे। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत ख़ास कारकुन रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हबीबुर रहमान साहब की। ये कश्मीर के, इनका ताल्लुक़ कश्मीरी थे ये, और नेताजी के साथ ये भी आज़ाद हिंद फौज में। इनके बारे में एक चीज़ ये कही जाती है कि आज़ाद हिंद, नेताजी के फ़ौज में आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन करने के पहले से ये मोहन सिंह के साथ ही हबीबुर रहमान साहब उसमें जुड़ गए थे। और आखिरी में जो सफ़र था, नायब चीफ ऑफ स्टाफ के फ़राइज़ भी ये अंजाम देते थे सुभाष चंद्र बोस के साथ। 15 अगस्त 1945 को जब जापानी फ़ौज ने हथियार डाले तो 16 अगस्त को नेताजी जापानी हुक्काम के साथ जहाज़ में रवाना हुए। तो कहा जाता है कि इसमें सिर्फ 2 हिंदुस्तानी सवार थे, एक नेताजी और दूसरे कर्नल हबीबुर रहमान। जब फार्मूसा तैयारा गाह पर उड़ान के वक्त जहाज़ में आग लग गई और नेताजी को भी आग ने जकड़ लिया, आग में नेताजी का भी जिस्म जलने लगा, तो उस वक्त हबीबुर रहमान साथ में थे और उन्होंने नेताजी को बचाने की पूरी कोशिश की। तो कहा ये सकते हैं कि हबीबुर रहमान साहब नेताजी के आखिरी सफ़र में भी साथ थे। उनको टोक्यो से गिरफ्तार करके अंग्रेज़ 19 नवंबर को उन्हें टोक्यो से गिरफ्तार किया गया और लेकर आया। 22 अप्रैल 1946 को उनको रिहाई मिली थी। उसके बाद एक नाम आपको आएगा आबिद हसन सफरानी साहब का। ये हैदराबाद के रहने वाले थे, तालिब इल्म थे जो बर्लिन में इंजीनियरिंग की तालीम कर रहे थे। जब नेताजी दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मनी पहुंचे तो बर्लिन में नेताजी से मिले और तहरीक से वाबस्ता हो गए और उनके सेक्रेटरी और तर्जुमान भी मुकर्रर हुए। जब नेताजी ने जर्मनी से जापान तक 3 माह का सफ़र पनडुब्बियों से किया था, तो उस सफ़र में वाहिद हिंदुस्तानी थे जो नेताजी के साथ थे, उनका नाम था आबिद हसन सफरानी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मेजर जनरल अजीज़ खान साहब की बात करेंगे। रावलपिंडी के रहने वाले थे, पंजाब रेजिमेंट में मेजर के ओहदे पर ये फायज थे। उन्होंने भी अपनी डिवीज़न को छोड़कर आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया और इनके ऊपर भी लाल किले में जो मुकदमा चलाया गया था ये भी उस मुकदमे में शामिल थे। 1946 को ये भी आज़ाद हुए। इसी तरीके से एक नाम आता है कर्नल एहसान कादिर साहब का। ये भी पंजाब के रहने वाले थे।
इनको भी नेताजी से बहुत मोहब्बत थी। आज़ाद हिंद फौज में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर इन्होंने भी काम अंजाम दिए हैं। एक नाम आता है कर्नल महमूद अहमद साहब का। आप देहरादून के इंडियन मिलिट्री स्कूल से इनकी ट्रेनिंग हुई थी। 1939 में बतौर कैप्टन हिंदुस्तानी फौज में शामिल हुए थे। 1941 में रास बिहारी बोस के ज़ेर कमान इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए। नेताजी ने 1943 में उन्हें तरक्की देकर कर्नल के अहदे पर मामूर कर दिया और कुछ अरसे बाद INA का आर्मी सेक्रेटरी बना दिया। 1945 में INA के दिगर अफसरान के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। महबूब अहमद को लाल किले में मुकदमे का सामना करना पड़ा था। ये कर्नल महमूद अहमद साहब की हम बात कर रहे हैं कि जिन पर लाल किले में मुकदमा चला था, उसमें इनका भी एक नाम था। उसके बाद एक कर्नल इनायतुल्लाह हसन साहब हैं। 1944 में इन्हें जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर का मोहतमिम बनाया गया था। उन्होंने तकरीबन 4000 नए और छोटे अफसरान को ट्रेन किया था। कर्नल इनायतुल्लाह हसन साहब ये ख़ास तौर पे ट्रेनिंग दिया करते थे नए सिपाहियों को। उसके बाद अगर हम बात करें बहुत सारे जंगजुओं की जो नेताजी के फ़ौज में थे, उनको बहुत सारे इनामात भी दिए गए थे। मुस्लिम फ़ौजियों ने नेताजी से इजाज़त हासिल किए थे। तमग़े सरदार जंग कर्नल SA मलिक जो थे, उनको तमग़े सरदार का लक़ब दिया गया था। मेजर सिकंदर ख़ान, मेजर आबिद हसन, कैप्टन ताज मोहम्मद वग़ैरह जो थे, उनको तमग़े लेफ्टिनेंट अशरफी, लेफ्टिनेंट इनायतुल्लाह को भी तमग़े सुभाष बाबू ने दिए थे। उसके अलावा एक तमग़ा उनके यहाँ तमग़े बहादुरी था जो हवलदार अहमद दीन और हवलदार मोहम्मद दीन, हवलदार हाकिम अली, हवलदार ग़ुलाम हैदर शाह को दिया गया था। एक तमग़ा था शत्रु नाशक या शत्रुनाश, हवलदार पीर मोहम्मद और हवलदार हाकिम अली, नायक फैज़ मोहम्मद, सिपाही ग़ुलाम रसूल, नायक फैज़ बख्श और सनद बहादुर, हवलदार अहमदुद्दीन, हवलदार मोहम्मद आज़र गुलाब शाह वग़ैरह थे। ये फ़हरिस्त बहुत लंबी है, बताना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। आखिर कितने लोगों के नाम हम बताएं जो नेताजी के साथ आज़ाद हिंद फ़ौज में शामिल थे। उसके बाद एक नाम जो आता है मेजर जनरल मोहम्मद ज़मान ख़ान। ये जनरल मोहन सिंह की तरफ से आज़ाद हिंद फ़ौज की इब्तदाई तश्कील के दौरान ही शामिल थे ये भी, और उन्हें आज़ाद हिंद फ़ौज के पहले डिवीज़न का वज़ीर और कमांडर के तौर पर इनका मुकर्रर किया गया था। वो जिफ डिवीज़न के सरबराह थे। इसमें 3 रेजिमेंट थी, नेहरू, आज़ाद और गांधी, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया। बर्मा के महाज पर फ़ौज की क़यादत उन्होंने की थी। जब नेताजी ने अपनी आखिरी मालूम परवाज़ से हबीब के साथ सिंगापुर रवाना हुए तो कयानी, ये मेजर जनरल मोहम्मद ज़मान ख़ान कयानी जो थे, इनको चीफ ऑफ आर्मी का इंचार्ज दिया था। नेताजी जब रवाना हुए बर्मा से टोक्यो की तरफ, सिंगापुर की तरफ रवाना हुए, तो इनको अपनी जगह उन्होंने मुकर्रर किया था। सोचिए कितनी बड़ी पोस्ट पर ये कयानी साहब थे। कर्नल एहसान कादिर साहब, ये मोहन सिंह के साथ ये भी शामिल थे। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहरहाल मैंने आप लोगों को बहुत सारे लोगों के नाम बताया, बहुत सारे जनरलों के नाम बताया जो मुसलमान थे और किस बहादुरी के साथ नेताजी के साथ फ़ौज में शामिल थे। इनको गिरफ़्तार करके लाल किले में इनके ऊपर जब मुकदमा चलाया गया तो जो नारा लगाया जाता था वो ख़ास तौर पे जो नारा था कि ढिल्लन सहगल शाहनवाज़ के नारों से लाल किला जो था वो पूरा के पूरा गूंज उठता था। कर्नल शौकत अली मलिक का भी एक नाम आता है। इनको आज़ाद हिंद, ये वो कर्नल शौकत अली साहब हैं कि जब हिंदुस्तान का एक हिस्सा सबसे पहले फतह हुआ 14 अप्रैल 1944 को, आज़ाद हिंद फ़ौज के ग्रुप कमांडर थे मलिक साहब। उन्होंने मणिपुर के मोइरंग में कौमी तिरंगा लहराया था। या आप कहिए कि भारत की धरती पर सबसे पहले आज़ाद हिंद फ़ौज का तिरंगा लहराने वाले बंदे का अगर नाम था तो कर्नल शौकत अली मलिक थे। ये भी बहुत बड़ी पोस्ट पर थे और ख़ास तौर पे आज़ाद हिंद फ़ौज की जो इंटेलिजेंस थी उसको ये देखा करते थे। नेताजी ने इन्हें तमग़े सरदार जंग से नवाजा, जो कि आज़ाद हिंद फ़ौज के आला तरीन फ़ौजी सजावट में से था। मतलब आला तरीन तमग़ा था, आला तरीन वो था इनाम, आला तरीन इनाम हुआ करता था। मुनव्वर हुसैन साहब थे, उनको भी हम याद कर सकते हैं कि अज़ीज़ ख़ान, इनायत कयानी
ये सब बड़े बड़े जनरल थे जो नेताजी के साथ। नज़ीर अहमद नेताजी का वो साथी था। नज़ीर अहमद का नाम आप ख़ास तौर पे याद रखिए कि नेताजी के ऊपर जब हमला किया गया तो नज़ीर अहमद साहब बीच में आ गए और उन्होंने उस हमले का सामना किया और नज़ीर अहमद साहब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचाते हुए जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। हम लोगों ने फरामोश कर दिया है नज़ीर अहमद साहब की कुर्बानियों को भी हम लोगों ने फरामोश कर दिया है। इस तरीके से अगर हम पूरी आज़ाद हिंद फौज के ऊपर नज़र डालें, नेताजी की ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालें, तो आप पाएंगे कि बेशुमार बड़े बड़े मुस्लिम जनरल जो ब्रिटिश आर्मी में थे उन्होंने उसको लात मार के नेताजी का साथ दिया। आपको मैंने धन के बारे में बताया, किस तरीके से मुसलमान ताजिरों ने उस ज़माने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद की, आज़ाद हिंद फौज को बनाने में मदद की। हालांकि मेरा इस तरीके का एपिसोड बनाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुझे भी एक ज़ाती तौर पे तकलीफ़ होती है क्यों हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आखिर हिंदू मुसलमान हर जगह हम लोग क्यों कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है, वक्त की ज़रूरत होती है कि लोगों को बताना पड़ता है। नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस दौर में लोग पता नहीं किस किस तरीके का इतिहास लेकर आते हैं। जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को आप देख रहे हैं क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि सरदार पटेल को ये लोग बहुत कुछ साबित कर ही चुके हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि आज़ाद हिंद फौज में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी में मुसलमानों का क्या किरदार था। उम्मीद है आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने कमेंट का इजहार ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।